नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज की क्लास है, जो सीरीज चल रही है अभी एमसीक्यूज की। उसी के निरंतरता में, उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे भी क्लास जारी रहेगी और आज की क्लास भी उसी के साथ की ही है। तो दोस्तों, काफी अच्छा अभी रिस्पॉन्स है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अगर आपको इस सीरीज के पूरे एमसीक्यूज देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के चैनल के प्ले लिस्ट में जाके एडीओ एमसीक्यूज है, एडीओ की क्लास है, उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। बहुत से बच्चों ने ये पूछा सर पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल में एक पुराना वीडियो डाला हुआ है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र करके। उसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। आप एक बार उस पॉलिटी को पढ़ के देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि पॉलिटी मेरा भी बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, तो मैंने काफी अच्छे से उसमें पढ़ाया है। और अगर वो 100 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो पीएससी प्री तक के लिए आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो भी हमारे द्वारा पढ़ाई गई है और यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए कि ताकि आपके जो वीडियो छूटे हैं आप उसको कवर कर ले और जो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो पॉलिटी का तो जरूर देखिएगा, 100 एमसीक्यूज है पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र करके, ठीक है, वो हो गया। इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियो मिलेंगे आपको, मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए। और ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसके भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आपके छूटे हुए हैं। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा एडीआई, एडीओ और आबकारी आरक्षक के भी कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनके संबंध में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर या संस्था के मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत बेहतर करेंगे। आज के हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज हैं, यहां 35 हो गया, टॉप 30 एमसीक्यूज हैं और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक से है। आपको आज के एमसीक्यूज से और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेके प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उन्नति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रोजेक्ट उन्नति आपने पढ़ा है, प्रोजेक्ट उन्नति, ठीक है। मनरेगा अंतर्गत 100 दिन या उससे अधिक कार्य कर चुके हितग्राहियों को आजीविका मिशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। हितग्राहियों को आरसेटी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और कृषि विकास केंद्र योजना के द्वारा रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यह भी सही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान हितग्राहियों को अकुशल श्रमिक की दर से मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है, यह भी सही है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट उन्नति की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या है प्रोजेक्ट उन्नति, है ना, मैंने आपको बताया था क्या, प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा, वही है। प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा पढ़ाया था। मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को, है ना, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर कुशल श्रमिक बनाना, उसके बाद उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उनको 12 मासी रोजगार उपलब्ध कराना स्वरोजगार के द्वारा। यह है प्रोजेक्ट उन्नति और प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मनरेगा केवल अकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है और कितने ही श्रमिकों को रोजगार दे लेगा, कितना ही विकास कार्य करा लेगा। उन लोगों को क्या है जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको कोई स्किल सिखाइए और उनको स्वरोजगार, कोई भी बिजनेस करवाइए ताकि मनरेगा में उनका जो हितग्राही है वो हटे और मनरेगा से बोझ कम हो और वो क्या करे, 12 मासी रोजगार प्राप्त करे। तो इसीलिए
प्रोजेक्ट उन्नति छत्तीसगढ़ में जो आदमी 100 दिन मनरेगा में काम कर चुका है उसको क्या करेंगे, कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे। कौन कौन सी योजना के माध्यम से, आरसेटी है ना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, के कृषि विज्ञान केंद्र योजना के माध्यम से उनकी रुचि के अनुसार उनको एक काम सिखा दिया जाएगा। और जब तक वो काम सीखेंगे ना दोस्तों, जब तक वो लोग काम सीखेंगे उनको मनरेगा की दर से अकुशल मजदूरी भी प्रदान की जाएगी। तो इसमें क्या सही है, इसमें उपरोक्त तीनों कथन सही है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, सरकार का बहुत बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सभी सही है। कितने दिन तक आप उनको मनरेगा में काम देते रहोगे, उनको कुछ कौशल सिखा दो, बिजनेस करा दो, जिंदगी भर उनका काम चलेगा। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या निविदत मत और मत पत्र के विषय में क्या सही है, सही क्या है। अब एक जन ने कमेंट किया था, कि स्टूडेंट ने, हमारे प्यारे स्टूडेंट ने, सर कितने बार वही क्वेश्चन कराओगे। तो भैया नया टॉपिक भी कहां से लाओगे, कोर्स तो आपका लिमिट है, पंचायती राज पढ़ना है, तो पंचायती राज के जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो कोर्स में ज्यादा क्वेश्चन है पशुधन और आपके आजीविका में, वहां से हम नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, मनरेगा से डेली नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो ये चीज तो सोचिए कि कम से कम इस सीरीज के माध्यम से आपका पंचायती राज का ऑलमोस्ट एमसीक्यूज हो रहा है, जो सबसे मेन विषय है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है कि जब ये सेट तैयार किया जाता है, यहां बमुश्किल 40 मिनट की क्लास आप देख रहे हो, लेकिन कम से कम 2.5 घंटा मेहनत करना पड़ता है उस 40 मिनट की क्लास के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तैयार करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमसे कुछ गलती होगी तो वो जरूर पकड़ी जाएगी, और पकड़ी जानी चाहिए भी, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और जब एक जन गलती करेगा तो उससे सीखेंगे 4 लोग, और वो चारों आगे वो गलती नहीं करेंगे। तो गलती हमेशा गलत नहीं होती दोस्तों, अगर गलतियां कुछ सिखा रही है तो वो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, और अपनी गलतियों से जरूर सीखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निविदत मत पत्र के विषय में क्या सही है, टेंडर वोट, टेंडर वोट से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगता कठिन है पर है सरल। टेंडर वोट, कहानी बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हर चीज में कहानी है, कहानी सुनो और मजे करो। अब आप चुनाव में वोट डालने गए, आपका नाम जैसे ही वहां पे चेक किए पर्ची में, भैया ये आदमी तो वोट डाल दिया है, पर आप तो वोट डाले नहीं हो, आपके नाम से वोट डल गया। ठीक है, फर्जी वोट पड़ चुका है, क्या करें, आप तो सही आदमी हो, आपको वोट डालने मिलना चाहिए ना, आपका तो हक है वोट डालना। तो आप वोट डालोगे, आपके नाम से ऑलरेडी वोट पड़ चुका है, तब भी आप वोट डालोगे। और वोट कैसे डालोगे, टेंडर वोट डालोगे। क्या डालोगे, टेंडर वोट। आपको पीठासीन अधिकारी एक मत पत्र देगी, उस मत पत्र में आपको जिसको वोट डालना है उस वोट को डाल दीजिए, और वो मत पत्र वापस किसको कर दीजिए, पीठासीन अधिकारी को। उसको पेटी में नहीं डालेंगे, वोट वाले डब्बे में नहीं डालेंगे, मत पत्र को पीठासीन अधिकारी को वापस दो। पीठासीन अधिकारी उसको एक लिफाफा बनाएगी, टेंडर वोट नाम वाम लिख के रख लेगी। अब वो वोट जमा हो जाएगा, जब गिनती होगी तो सामान्य परिस्थिति में उस वोट की गणना नहीं होगी। ठीक है, जब ड्रॉ हो जाएगा तब टेंडर वोट की गणना होगी कि तुम किसको वोट दिए हो। ठीक है, तो ये होती है टेंडर वोट की कहानी। आपके नाम से कोई और वोट डाल के चले गया है, तब आपको टेंडर वोट मिलेगा, और वो मत पत्र आपको पीठासीन अधिकारी हाथ में देगी, आप सील लगाइए और वापस पीठासीन अधिकारी के हाथ में दीजिए, डब्बे में नहीं डालेंगे। और उसकी सामान्य परिस्थिति में गणना नहीं होगी, विशेष परिस्थिति में गणना होगी। ये है कहानी। अब खोज लो, कहानी सुन लिए है ना, और इसी को पढ़ोगे ऐसा है वैसा है तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहानी बनाओ, बढ़िया रहेगा। यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्र के समान होता है। हाँ, मतदान केंद्र में जो वो आपको कागज मिलेगा उसके समान ही होगा। यह अंधे मतदाताओं को दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, यह उन लोगों को दिया जाता है जिनके नाम से पहले वोट डल चुका है। यह मत पेटी में डाला जाता है, बिल्कुल नहीं, यह आपको पीठासीन अधिकारी देगी, आप इसको वापस पीठासीन अधिकारी को दोगे सील लगा के। यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मत पत्र है। हाँ, यही अंतिम मत पत्र है। क्यों, क्योंकि इसकी सामान्य परिस्थिति में गणना नहीं होगी, सबसे आखिरी में गणना होगी जब ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अंतिम मत पत्र है, बिल्कुल। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मतदान करा है, नहीं, ये तो होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मत पत्र होता ही नहीं। यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। हाँ, ये आपको पीठासीन अधिकारी देगी, आप सील लगा के वापस पीठासीन अधिकारी को दोगे, वो लिफाफे में डालेगी, एंट्री करेगी। ठीक है,
या डाक मतपत्र की तकनीकी शब्दावली है? नहीं, डाक मतपत्र क्या होता है? जिन लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हैं या कुछ कर रहे हैं उन लोग पोस्ट कार्ड से भी वोट डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं डाक मतपत्र, है ना। सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना करना आवश्यक नहीं है। हाँ, सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना नहीं होती, विशेष परिस्थिति में ड्रॉ होगा तब गणना होगी। क्या सही है जी? ठीक है, ऐसी वाले में गलती हो जाता है, ये सही है, उसके बाद ये सही है, उसके बाद ये सही है, फिर उसके बाद ये सही है, 1 सही है, 4 सही है, 6 सही है, 8 सही है। ठीक है, तो चलो कहानी सुन लिए, आंसर भी लगा लिए, अब ऑप्शन देख लेते हैं। 1 सही है, 4 सही है, 6 सही है, 8 सही है, ऑप्शन सी। टेंडर वोट से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अभी जो पिछले बार जेई के एग्जाम में संडे को आया था उसके भी क्वेश्चन हमने लास्ट में करवाए थे पिछले क्लास में, है ना। तो यही लेवल मैच करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण, कुल पदों का खाली स्थान है जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। अब आपको बता दूं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज विषय कितना आरक्षण दिया केंद्र सरकार ने? कितना दिया आपको? 33% दिया। और आरक्षण केवल किसको मिला था? एसटी और एससी को। चूंकि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का। हमारी राज्य सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है अपने वर्गों में। अपने में मतलब मान लो एसटी में 20 सीट है तो उसका आधा 10 सीट महिला रहेगी। एसटी में 20 सीट है उसका 10 सीट 50% एसटी महिला रहेगी। ओबीसी में भी उसी तरह हर वर्ग में 50% आरक्षण। ठीक है, और हमारे यहां ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है, जबकि 73वां संविधान संशोधन ओबीसी के आरक्षण की बात नहीं करता। पंचायती राज का विषय है इसीलिए हमने खुद से कानून बना लिया। तो भैया कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? 50%। 50% मतलब है 1/2। 1/2 यहां आदमी 1/5 में कंफ्यूज हो जाता है। 1/2 मतलब 50%, आधा आरक्षण मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अयोग्यता, कौन आदमी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता? कौन आदमी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता? ठीक है, तो मैं बता दूं, देख लेते हैं इस पे। ठीक है, यदि संबंधित पंचायत का सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार के लिए उसके बर्खास्त कर दिया गया है। अब बहुत लोग पूछते हैं लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद मतलब या तो सरकारी नौकरी या सवैतनिक वेतन की नौकरी, ऐसा काम जिससे आपको वेतन प्राप्त होता हो। ठीक है, लेकिन आप राष्ट्रपति भी बनोगे तो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। लेकिन हमारे राष्ट्रपति महामहिम जो थे, कौन? माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो राष्ट्रपति थे लेकिन वो गेस्ट लेक्चर लेके पढ़ाई भी करवाते थे। ठीक है, प्रोफेसर थे तो, पर वो वेतन नहीं लेते थे। वो क्या करते थे? गेस्ट लेक्चर बन के जाते थे तो वो पढ़ा लेते थे। वैसे ही आपको वेतन नहीं मिलना चाहिए, सवैतनिक काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सवैतनिक काम करते हो, सरकारी नौकरी करते हो तो वो लाभ का पद है। तो भैया लाभ का पद में ना हो, सरकारी नौकरी ना करता हो और भ्रष्टाचार में भी लिप्त ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसको पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। पहला सही है, अयोग्यता है ये। ठीक है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, अगर आप पंचायत के पदाधिकारी बन गए और पदाधिकारी बनने के बाद आपके घर में जलवाहित शौचालय नहीं है, जलवाहित फ्लश करने वाला शौचालय नहीं है, तो भी आप अयोग्य हो। आप पंचायत के प्रमुख हो और स्वच्छता का आप ही ध्यान नहीं रख रहे हो, आप ही लोटा लेके बाहर जाओगे तो कैसे चलेगा भैया? नहीं चलेगा। तो आपके बनने के बाद आपको समय दिया जाएगा, आपको 1 वर्ष के या 6 माह के अंदर क्या करना है? जलवाहित शौचालय बनाना है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत की सरकारी भूमि को जब्ती बना लिया है, घेर के रख लिया, वेच कब्जा, तो भी आप नहीं रह पाओगे, तो भी आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। और अगर आप 30 साल से कम के हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। और अगर आप अनपढ़ हो, 30 साल से कम के हो, साक्षर नहीं हो, तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे। 30 साल से अधिक के हो और पढ़े लिखे नहीं हो तो लड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सरकारी बैंक से ऋण लिया, सहकारी बैंक से ऋण लेना कोई अयोग्यता नहीं है, हर किसान लेता है। ठीक है, संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मी विवाह किया, वो भी कोई अयोग्यता नहीं है। सरकार खुद अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करती है। ठीक है,
तो अयोग्यता में क्या आएगा, 1, 2 और 3 आएगा। ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हो, सरकारी नौकरी करते हो, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, पंचायत पदाधिकारी बन गए हो और उसके बाद भी आपके घर में फ्लश वाला शौचालय नहीं है, तो भी नहीं आप अयोग्य हो जाओगे, नहीं बन सकते। और अगर आप कोई सरकारी भूमि को पंचायत पदाधिकारी होने के नाते या सामान्य आदमी होने के नाते भी कोई सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा करके रखे हो, तो भी नहीं लड़ सकते। तो ऑप्शन होगा 1, 2 और 3। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 आई में किसके गठन का प्रावधान है? आई मतलब इनकम, इनकम मतलब राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? राज्य वित्त आयोग पंचायत निधि के संबंध में राज्यपाल को क्या देता है? सिफारिश देता है कि भाई ये पंचायत को इतना पैसा मिलना चाहिए, ये है वो है, पूरा आर्थिक काम करता है। ठीक है, जैसे केंद्र का वित्त आयोग करता है। तो 243 आया राज्य वित्त आयोग। ठीक है, अवधि क्या होती है? अच्छा, लेखा संपरीक्षा क्या होता है? 243 जे, है ना। गठन क्या होता है? 243 बी। ठीक है, सॉरी ये तो राज्य वित्त आयोग का गठन है ना। हाँ, पंचायतों की संरचना, हाँ पंचायतों की संरचना 243 सी। पंचायतों की अवधि बताइए भाई क्या होता है कमेंट में। ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई और नगर निगम में करोगे तो 243 वाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहा है दोस्तों। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनरेगा में लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु किस स्तर पर जाया जाता है? आपको पता है मनरेगा में शिकायत निवारण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति होती है और हर जिले में लोकपाल है। लोकपाल के पास आप शिकायत कर सकते हो। अगर लोकपाल ने कोई आदेश जारी कर दिया आपके खिलाफ और आपको लगता है वो आदेश गलत है, तो किसके पास जाओगे? अपनी आवाज लेके कहीं ना कहीं तो जाओगे ना। अब जैसे मान लो जिला जज ने कुछ सजा दे दिया तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट ने सजा दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो राष्ट्रपति, और उसके बाद भी नहीं बचे तो फिर मर जाओ, कोई टेंशन नहीं है ना। इतना अपील कर सकते हो। वैसे ही अगर मनरेगा में लोकपाल ने कोई आपके विरुद्ध अवार्ड मतलब कुछ सजा पारित कर दिया है तो किसके पास जाओगे? राज्य सरकार, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण। तो भैया आप कहां जाओगे? त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण, जो राज्य सरकार गठित करेगी एक त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण, उसके पास जाओगे और बोलोगे वो लोकपाल ने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई की है, फिर वो जांच करेगा। ठीक है, तो होगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और मैं ये भी बता देता हूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़िए पंचायती राज का, उसमें पूरा डिटेल दिया, उसी से क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, ये जो मनरेगा का क्वेश्चन है उसके बारे में बोल रहा हूं, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये क्या है? ये है प्रतिभूति निक्षेप। प्रतिभूति निक्षेप मतलब जमानत राशि। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि देना पड़ता है, तो भैया कौन सी जमानत राशि में कौन सही है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इसके आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इसको वापस लेके आ गया। अब मैं पहले इतना सब चीज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन क्या होता है। देखिए, आपका पंच के लिए जमानत राशि, पंच के लिए जमानत राशि है सामान्य के लिए 50 रुपए, सरपंच के लिए 1000 रुपए जमानत राशि, जनपद के लिए, जनपद सदस्य के लिए 2000 जमानत राशि, जिला के लिए 4000 जमानत राशि। सर आपको ऐसा याद क्यों हो जाता है? भैया मेरे को 50 और 1000 याद है, 1000 का डबल करूंगा 2000, 2000 का डबल करूंगा 4000, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कीवर्ड बना के पढ़िए दोस्तों, कीवर्ड बना के, चीजों को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ के। अब मेरे को ये याद है, ये किसके लिए है? सामान्य के लिए। अब आरक्षित वर्ग में इन्हीं सबका आधा कर दो। पंच आरक्षित रहेगा 25, सरपंच आरक्षित रहेगा 500, जनपद आरक्षित रहेगा 1000, जिला आरक्षित रहेगा 2000। अब जोड़ लो पंच अनारक्षित, पंच अनारक्षित कितना होगा? 50 रुपए। ठीक है, पंच अनारक्षित 50 रुपए, सरपंच अनुसूचित जाति जनजाति क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित है, 1000 का क्या कर लो? 500 रुपए। ठीक है, जनपद पंचायत अनारक्षित पूरा पैसा देगा, कितना? 2000 रुपए। ठीक है,
उसके बाद जिला पंचायत अनारक्षित कितना पैसा देगा, 4,000 रुपए। जनपद पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग कितना पैसा देगा, आधा, 1,000 रुपए, है ना। तो अब इसको जोड़ लीजिए, क्या होता है आंसर, ठीक है। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। पहले का चौथा, पहले का चौथा, बी का पांचवा, बी का पांचवा, सी का तीसरा, सी का तीसरा, डी का पहला, डी का पहला, ई का दूसरा, ई का दूसरा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे जोड़ी बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या हुआ, आपको पूरी पंचायतों की क्या प्रतिभूति राशि मिल भी गई। प्रतिभूति राशि कब जब्त हो जाती है, जब आपको कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त ना हो, ठीक है। अब मान लो 38 वोट पड़े हैं, 38 वोट पड़े हैं, वैध मत क्या होता है ये भी बता देता हूं। टोटल 38 वोट पड़े हैं, 38 वोट डाला गया है, उसमें से 2 वोट गलत जगह प्रिंट मार दिए हो, गलत जगह सील लगा दिए हो कागज में, वो गिनती नहीं होगा। कितना वोट बच गया, 36। अब 36 का 1/6, 6 कम 6, 6 36। अगर आपको 6 वोट मिलेगा तभी आपका पैसा वापस होगा, नहीं तो पैसा जब्त। वैध मत मतलब जिसको गिनने के योग्य हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायतों की काल अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंचायतों के ड्यूरेशन के बारे में, बीच में पंचायत विघटन पर, विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित करना, बिल्कुल सही। अगर कोई पंचायत बीच में खंडित हो गई, टूट गई, विघटित हो गई, तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। और 6 महीने के भीतर जो चुनाव करवाओगे वो कहलाएगा उपचुनाव। और उपचुनाव की अवधि क्या होगी, पंचायत की शेष अवधि, ना कि नया 5 साल, शेष अवधि, ठीक है। और अगर 6 महीने से कम का समय बचा है पंचायत के कार्यकाल को समाप्त होने के लिए, तो उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने बाद ऑलरेडी नया चुनाव होगा, ठीक है। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद तो ऑलरेडी नया चुनाव होगा, तो उपचुनाव करा के कौन सा तीर मार लोगे, है ना। पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पहले ही करा लिया जाता है, ठीक है। यह हमेशा होता है कि किसी पंचायत का कार्यकाल 5 साल पूरा होने वाला है, उससे पहले ही चुनाव करा के रख देते, जैसे ही 5 साल पूरा हुआ नया आदमी पद धारण कर लेता है। यही चीज को संशोधन किया गया अभी पंचायती राज में, कि भैया बिना चुनाव कराए भी 6 महीने तक पंचायत चल जाएगी, जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसी में। किसी भी पंचायत में विघटन के बाद अगर उपचुनाव होता है तो उसकी अवधि शेष अवधि होती है, ना कि 5 साल। तो यहां ऑप्शन डी गलत है। और क्या पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, असत्य क्या है, ऑप्शन डी है, क्योंकि विघटित चुनाव, उपचुनाव की अवधि शेष अवधि का रहता है, ना कि पूरा 5 साल। पूरे 5 साल के लिए 2 ही लोग चुन के आते हैं, चाहे कभी भी चुनाव हो। पूरे 5 साल के लिए केवल 2 आदमी चुन के आएंगे, चाहे कभी भी चुनाव हो, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उनके में उपचुनाव नहीं होता, फ्रेश चुनाव होगा, और उन्हीं 2 लोग चुन के आएंगे पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। यहां 2016 है ना, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, हमारी मेहनत कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। सामाजिक अंकेक्षण सुने हो ना, धारा 17, तो यहां बिल्कुल सामाजिक अंकेक्षण करिए कि यह चीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। सामाजिक अंकेक्षण में क्या होता है, पंचायत जो भी निर्माण कार्य कराती है उसको यह देखा जाता है कि वो समाज के लिए कितना उपयोगी है। तो ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है ये जरूर बताइए कमेंट में, और कैसी लगती है ये सीरीज ये भी बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, लेकिन बहुत सरल है ना, पर ये लोगों से गलत होता है, क्योंकि इसमें आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज सेट करना पड़ेगा कि पंचायत के कार्यकाल की गणना पहले सम्मिलन से चालू होती है। पहला चीज, बीच में अगर पंचायत भंग हो गई और उपचुनाव हुआ तो भी वो 5 साल के लिए ही आएगी, शेष अवधि के लिए ही आएगी। जो पहला कार्यकाल था उसी के अनुसार 5 साल ही चलेगा, नया 5 साल नहीं मिलेगा। बस ये 2-3 चीज याद रखिए।
अब बोला गया है ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को हुआ, करवा दो। पहला सम्मेलन 24 जनवरी, 24 जनवरी कब? 2016 को हुआ। अब यहीं से 5 साल की गणना होती है, पहले सम्मेलन से ही 5 साल की गणना होती है। फिर से बता दूं, अगर केवल पहली बैठक दिया है तो पहले बैठक से गिनना चालू कर देना, अगर पहला सम्मेलन दिया है तो फिर पहले सम्मेलन से ही गिनना, बैठक को मत गिनना, ठीक है। अगर सम्मेलन नहीं दिया है, पहली बैठक बोला है तो बैठक को गिन सकते हो, पहली बैठक को ही पहला सम्मेलन मान लो। अगर क्वेश्चन में पहला सम्मेलन बोल दिया है तो सम्मेलन को ही लेना है, बैठक को नहीं लेना है, प्रायोरिटी रहेगी पहला सम्मेलन। अब पहले सम्मेलन से इसकी गणना करोगे, 16 में 5 जोड़ो, 16 5 21, 21 कब? जनवरी, जनवरी में कब? 24 या 23, तो 24 जनवरी दिया है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखो मैं नीचे पढ़ा भी नहीं, मैं नीचे पढ़ा भी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ऊपर ही काम हो गया पहले सम्मेलन से, है ना। पहला सम्मेलन बुलाए, पंचायत बैठ गई, क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को भंग हो गई, भंग कर दो, तोड़ दो। उसके बाद नया चुनाव हुआ, नए चुनाव कब हुआ? 12 दिसंबर 18 को, कोई बात नहीं। नई ग्राम सभा का प्रथम सम्मेलन, अब यहां कंफ्यूज करने के लिए 2 प्रथम सम्मेलन दे दिया है, एक ऊपर प्रथम सम्मेलन, एक नीचे प्रथम सम्मेलन। तो मेरे दोस्तों, युद्ध वीरों, रणबांकुरों, मेरे इक्तेदारों, ठीक है, सिपल सहारों, हमको फ्रेश चुनाव का लेना है। फ्रेश चुनाव का पहला सम्मेलन 24 जनवरी को था, बात खत्म। 24 से 5 21, 21 24 जनवरी। यहां उपचुनाव का पहला सम्मेलन है, यह हमारे काम का नहीं है। उपचुनाव में भी आपको बचा हुआ शेष अवधि ही मिलेगा, नया 5 साल नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, इस लेवल का जब डिस्कशन होगा ना तो गलती की संभावना कम होगी। सुने हो ना, करत करत अभ्यास में जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान। अभ्यास कर करके एक रस्सी पत्थर को भी काट सकती है। तुम तो जिंदा आदमी हो जी, एक ठोक पेपर ही निकालना है, क्या है ना। चलिए, तो भैया क्वेश्चन समझ में आया, 24 जनवरी 2021 तक रहेगा। अगला, यदि चुनाव में, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये सब कैलकुलेटिंग वाला एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए, ठीक। यदि चुनाव में नाम निर्देशन, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो आप अपील के लिए कहां जाओगे? अब आपको पता है चुनाव के लिए, शैली नल बंद करो, पानी बचाइए भैया, ठीक है। जल ही जीवन है, तभी कल है, और अगर कल में जल नहीं है तो फिर आज ही कहानी खत्म है। चलिए, कहां थे अपन? हाँ, आप चुनाव के लिए क्या करते हो? नामांकन पत्र भरते हो। नामांकन पत्र में आपके पास एक प्रस्तावक, एक अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे? शपथ पत्र दोगे। शपथ पत्र में फिर आप क्या करोगे? जमानत राशि दोगे। फॉर्म को जमा कर दिए, किसके पास? रिटर्निंग अधिकारी के पास। अब रिटर्निंग अधिकारी चेक करेगा, और चेक करेगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, आपका नाम निर्देशन पत्र, नामांकन पत्र अवैध घोषित कर दिया, और आप बोलोगे मेरा नामांकन पत्र वैध होता तो मैं चुनाव जीत जाता। पर ये तो गलत है ना भैया, कि आप जीत सकते थे, आपको आपका फॉर्म ही नहीं लिया, चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हो। तो अगर आपका नामांकन पत्र अवैध घोषित होता है तो आप अपील किसके तरफ करने जाओगे? कोर्ट तो जा नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद 243 में बोला है न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। तो भैया कहां जाओगे? किसी के पास तो जाओगे, कोई तो पालनहार होगा। तो अगर आपका नामांकन पत्र अवैध होता है ना, आपका नामांकन पत्र अवैध होता है तो ग्राम पंचायत के लिए फिर से वहीं जाएंगे, कहां? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, ठीक है, जो बेसिकली तक तहसीलदार होता है, लेकिन आपको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ही लेना है ना। क्या लेना है? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। अब जनपद के पास कहां जाओगे? जनपद पंचायत है तो जनपद के लिए सीधा कलेक्टर साहब के पास जाओगे। किस कलेक्टर साहब? रिटर्निंग अधिकारी मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया। जिला है तो जिला के पास कहां जाओगे? डायरेक्ट नया रायपुर, संचालक पंचायत के पास, कि संचालक जी रिटर्निंग अधिकारी ने मेरा फॉर्म अवैध कर दिया, आप चेक करिए। तो भैया ये आपके पास जाना है। तो पंच के मामले में तहसीलदार नहीं,
हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाओगे, हाँ जाएंगे। सरपंच के मामले में तहसीलदार नहीं। यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत में 2 लोग का चुनाव होता है, पंच और सरपंच का, तो सरपंच के लिए भी कहां जाओगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाओगे। जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नहीं, उसके लिए वो छोटा आदमी है, वो जाएगा कलेक्टर साहब के पास। तो जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर के पास जाओगे, मेरा नाम काट दिए करके। जिला पंचायत के लिए कहां जाओगे, डायरेक्ट संचालक पंचायत में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 2, 4, है ना, 6 और 8। ठीक है, तो भैया यहां लिखा है ग्राम पंचायत में 2 लोग का चुनाव होता है, सरपंच और पंच का। अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो गया है तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाना। जनपद पंचायत में बीडीसी सदस्यों का चुनाव होता है, कलेक्टर के पास जाना। जिला पंचायत में सदस्यों का चुनाव होता है, संचालक के पास जाना। और सेम अगर आपको चुनाव में कोई प्रॉब्लम है तो भी इन्हीं के पास जाओगे। तो ऑप्शन वही 2, 4, 6, 8। अब देख लेते 2, 4, 6, 8 है कि नहीं, है ना। ऑप्शन है भैया 2, 4, 6, 8, ऑप्शन बी। क्या, ऑप्शन बी, 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, नहीं है बोल रहा है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य वित्त आयोग की गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 आई, वित्त मतलब पैसा, पैसे से इनकम, इनकम से आई। ये है ग्राम पंचायत के लिए, किसके लिए है, पंचायत के लिए। वही नगर निगम के लिए वित्त आयोग का रहेगा यही, लेकिन अनुच्छेद अलग है। नगर निगम वित्त आयोग वही रहेगा, अनुच्छेद अलग है। नगर निगम के लिए 243 वाई। ठीक है, चलिए तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हाँ है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का पूरे काम राज्यपाल से। केंद्र के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है, यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है, बिल्कुल इसका काम ही है ना, कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना और उससे राज्यपाल को सुझाव देना और ये बोलना कि पंचायतों को इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, ये संसाधन दो। तो उपरोक्त में से क्या सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही है, सभी सही है। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन डी, सभी सही है ना। चलिए चलो भैया, बढ़िया क्वेश्चन, जिसके गलत होने के 80% चांस है। ठीक है, जिसके गलत होने के 80% चांस है। चलो, 1 जनवरी 2024 से मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किस प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। आपको पता है खूब चल रहा है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, है ना। क्या, प्रत्यक्ष, डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, उसके बाद आधार बेस्ड पेमेंट। ठीक है, मनी ट्रांसफर, फोन पे, दुनियादारी, उपरोक्त तीनों प्रणाली के द्वारा। किस प्रणाली के द्वारा 1 जनवरी 2024 से मनरेगा श्रमिक का भुगतान होगा, बताइए, कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो भैया 1 जनवरी 2024 के केवल और केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली चलेगा, डीबीटी नहीं चलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डीबीटी में आपके अकाउंट नंबर से पैसा जाता है और आधार आधारित प्रणाली में आपके आधार कार्ड से आपके अकाउंट में पैसा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, आपको गैस सिलेंडर का पैसा डीबीटी से मिलता है अधिकांशतः, इसीलिए आप वहां अकाउंट के पहले पासबुक का फोटो जमा करते हो, लेकिन आपको मनरेगा का पैसा आधार से मिलता है, इसीलिए आप बैंक के अकाउंट में अपना आधार कार्ड को जुड़वाते हो, जिसको बोलते हैं आधार सीडिंग। और यही आधार आधारित प्रणाली से अधिकांशतः मातृत्व वंदन वाला पैसा मिलता है 1000 का। सब तो फॉर्म भर दिए, अब बोले कैसे आधार सीडिंग कराओ, अब बैंक गए, अब 2014 में आधार कार्ड बना है, कौन सा मोबाइल नंबर पता ही नहीं, लोग खोजते फिर रहे हैं कहां ओटीपी जा रहा है, कितने परेशान हुए माताएं बहनें, ओटीपी कौन से नंबर में जा रहा है नहीं पता। ठीक है, तो जब भी आधार कार्ड बनवाओ किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का नंबर दो घर के और सब में उसी का नंबर रखो। ठीक है, ताकि वो आदमी के मोबाइल में ओटीपी जाए, इसी को बोलते हैं आधार सीडिंग। आपके आधार नंबर का ओटीपी आएगा, उसको डालेंगे और आधार लिंक हो जाएगा अकाउंट से, और आधार नंबर से फिर पैसा भेज सकते। प्रक्रिया बहुत जटिल हो जो भी हो, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना।
तो आपको कब 1 जनवरी 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली से ही पैसा जाएगा, ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, ज्ञान रखना बहुत जरूरी है ना। निर्वाचन की दृष्टि से इनमें क्या सुमेलित नहीं है, क्या इसमें सही नहीं है? तो भैया देखो, पंच का डायरेक्ट निर्वाचन होता है, सरपंच का भी डायरेक्ट निर्वाचन होता है, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का भी डायरेक्ट निर्वाचन होता है। डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता उप सरपंच का। तो 1, 2 और 4 सुमेलित है। तो 1, 2 और 4 सुमेलित है। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन समझने की बस जरूरत है। ठीक, तो इसका होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। पशु गणना कितने वर्ष बाद कराई जाती है? आप सोचोगे हमारा तो 10 साल में गणना होता है, अभी होगा, चालू होगा जनगणना, 10 साल में गणना होता है, तो इनका भैया 5 साल में गणना होता है। हर 5 साल में पशु गणना कराई जाती है। कब? हर 5 साल में। चालू हुई थी 1919 में। 2019 में 20वीं पशु गणना हुई। ठीक है, 2024 में 21वीं पशु गणना हुई। 21वीं पशु गणना का रिपोर्ट फरवरी 2025 तक आया है, जिसका हम आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, 5 वर्ष में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहां स्थित है? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? निषाद। क्या बोलते हैं? निषाद, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, निषाद। निषाद कहां पे है? यहां पे बर्ड फ्लू के सैंपल भेजते हैं हम लोग, और बहुत बीमारी के सैंपल यहां भेजते हैं चेक होने के लिए। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। लगभग 30% सैंपल यहां भेजेंगे, 70% सैंपल पुणे भेजेंगे। ठीक है, बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा भेजते हैं सैंपल। तो यह है भोपाल मध्य प्रदेश में। क्या? निषाद, है ना? भोपाल मध्य प्रदेश में है ये। कहां? आनंद नगर। कहां? आनंद नगर। ठीक है, यहां पे सैंपल चेक होता है क्या बीमारी है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत सर्वप्रथम किस वर्ष में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना? बचाइए, हम लोग पहले नंबर में कब आए? कल ही पढ़ाया हूं सर, बार बार वही पढ़ा। कल क्वेश्चन दूसरा था, डिस्कशन वही था। आज डिस्कशन से क्वेश्चन बन गया है, फुल रिवीजन करना है। तो भैया 1998 में हम पहली बार दूध उत्पादन में प्रथम हुए। किसको पछाड़ के? अमेरिका को पछाड़ के। अमेरिका को पछाड़ के पहले हुए हैं, और आज भी हम पहले हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ 13 जनवरी 1970 से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसके 3 चरण हुए। पहला चरण 70 से 80, दूसरा 80 से 85, तीसरा 85 से 95। ठीक है, ये होता है। इस लेवल की पढ़ाई चाहिए दोस्तों, कि जो एक बार बोले पूरा कहानी खत्म। मतलब आप ये बोलो कि आप कहां से पूछ सकते हो। घमंड नहीं, ये गर्व, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि ये टॉपिक तो मेरा है भैया, यहां से जो पूछोगे मैं तो फ्रंट फुट पे खेलूंगा। ठीक है, चलिए 1998। दोस्तों कैसी लग रही है ये सीरीज? जरूर कमेंट करके बताइए। आपका सपोर्ट ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है। बिना प्रतिपुष्टि के कोई कार्य नहीं होता, जिसको बोलते हैं फीडबैक। चलिए, घी उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन को घुमा दिया, आपको पता है आंसर, लेकिन क्वेश्चन घूम गया। और चलो कमेंट करके बताओ, किस घी उत्पादन के लिए किस भैंस का दूध सर्वोत्तम है? चलिए, घी उत्पादन के लिए कौन से भैंस का दूध सर्वोत्तम है? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देती है, मतलब उसके दूध में फैट की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा फैट भदावरी भैंस की दूध में होता है। फैट मतलब क्रीम, क्रीम जितना ज्यादा रहेगा घी उतना ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो सबसे घी उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट दूध रहेगा भदावरी भैंस का। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वसा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा वसा होता है। ठीक है, अब यहां घी दे दिया, वसा लिखता तो समझ में फट से बता देते भदावरी। घी उत्पादन के लिए भी भदावरी, जितना वसा उतना ज्यादा घी।
और घी के, देसी घी में सुगंध किस लिए आता है, कमेंट करके बताइए, ये भी पढ़ेंगे। देसी घी में सुगंध का कारण, ठीक है, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। गाय की नस्ल जिसके बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। गाय की कौन सी नस्ल है जिसका बैल टॉप क्लास का रहेगा, बताइए, चलिए बताइए। ठीक है, गाय की नस्ल जिसके बैल सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे वो होगी नागौरी। नागौरी क्यों होगी दोस्तों, पता है? क्योंकि नागौरी जो गाय है वो भार ढोने के लिए, काम करने के लिए यूज में लाई जाती है। राजस्थान के नागौर जिले में मिलती है। इसके बैल बहुत मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि ये गाय कम दूध देती है तो शरीर से ज्यादा मजबूत रहेगी। जो गाय ज्यादा दूध देगी उसके शरीर से बहुत ज्यादा कैल्शियम निकलेगा, वो भार वार नहीं ढो पाएगी। जो गाय कम दूध देती है उसके शरीर में कैल्शियम रहेगा, ताकत रहेगी, वो ज्यादा काम कर पाएगी। तो नागौरी गाय, नागौरी गाय क्या है, ये कृषि कार्य के लिए है, ज्यादा दूध नहीं देती है, ये कृषि कार्य और भार ढोना, क्या, भार ढोना, भार ढोना, ये भार उठाना, ये काम करती है। तो इसके बैल भी क्या करेंगे, कृषि कार्य ही करेंगे और बहुत ताकतवर बैल होते हैं। तो भैया इसीलिए नागौरी बैल है ना सामान्यतः कृषि कार्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राठी नस्ल सामान्यतः यहां अधिक पाई जाती है। राठी नस्ल किसकी नस्ल है, राठी? सबसे पहले कमेंट करके बताइए राठी नस्ल किसकी है। राठी नस्ल है गाय की, राठी नस्ल है गाय की। ठीक है, राठी सरनेम होता है राजस्थानियों का। राठी सरनेम कहां पाई जाती है, राजस्थान। राठी गाय कहां पाई जाती है, राजस्थान। राजस्थान में भी मुख्यतः कहां, गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर में। ये गाय में ना छोटा 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 धब्बा रहता है। जैसे लाल गाय है तो बीच में सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे रहेंगे, राठी गाय। और एक चीज बता दूं, इसी को बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या, राजस्थान की कामधेनु। अच्छा दूध देती है ये दूध देने वाली गाय है, भार उठाने वाली गाय नहीं है। ठीक है, तो दुधारू गाय है क्या, राठी। राजस्थान में मिलती है, राजस्थान की कामधेनु गाय की नस्ल राठी। ठीक है, बढ़िया को क्वेश्चन। हॉलिस्टियन फ्रीजियन का मूल स्थान कहां है? हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय मूल स्थान कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो बताइए कमेंट करके, हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कहां है? तो दोस्तों देखिए, ये दो जगह मिलती है। एक मिलती है हॉलैंड में, एक मिलेगी हॉलैंड में, दूसरा जर्मनी के फ्रीजियन में, जर्मनी के फ्रीजियन में। हॉलैंड से इसका नाम हुआ हॉलिस्टीन, हॉलैंड से इसका नाम हुआ हॉलिस्टीन। फ्रीजियन से, फ्रीजियन शहर से इसका नाम हुआ फ्रीजियन, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉलिस्टियन फ्रीजियन। और हमारे यहां इसको शॉर्ट में बोल देते हैं HF। ठीक है, तो इसका मूल स्थान है हॉलैंड, नीदरलैंड के हॉलैंड में। ठीक है, और ये फ्रीजियन कहां है, ये है जर्मनी में। कहां है, जर्मनी में। ये दो जगह पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है हॉलिस्टियन फ्रीजियन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल में से एक है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध, सबसे, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल में से एक है। बहुत दूध देती है, ज्यादा दूध देती है ये हॉलिस्टियन फ्रीजियन HF गाय। ठीक है, ठंडे जगहों में रहने का आदत होता है इसको। ठीक, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन। गिर, गिर किस पशु की नस्ल है? बहुत सारा क्वेश्चन है। गिर किस पशु की नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है गिर है गाय की नस्ल, गिर गाय की नस्ल है। कहां मिलती है, गुजरात के गिर जंगल में, गुजरात के गिर वन के पास मिलती है। ठीक है, और यहीं पे क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। खूब पूछता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, गुजरात में है।
ये एशियाटिक शेर के लिए फेमस है, एशियाटिक शेर के लिए फेमस है। जाओगे ना गिर राष्ट्रीय उद्यान, रोड में बैठे मिलेंगे शेर ऐसे। शेर क्या होता है? शेर होता है जिसका दाढ़ी रहता है, सिम्बा, है ना। और बाघ क्या होता है? जिसका दाढ़ी नहीं रहता, जिसमें ऐसे लाइन लाइन रहेगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, शेर नहीं है। शेर होता है जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, सिंह, ठीक है। चलिए, दाढ़ी वाला, है ना। और गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी एक मतदान केंद्र था जहां पे केवल एक ही आदमी था और उसको वोट डालने के लिए भी वहां पे मतदाता गए थे। यह है भारत की ब्यूटी, ठीक है। चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर जंगलों में क्या मिलता है? गाय मिलता है। कौन सा? गिर। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना राशि दिया जाएगा? ठीक है, आपको पढ़ाए हैं कल कि भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है ना, जैसे नाई, धोबी, लोहार, है ना, जो गांव में काम करते, भूमि नहीं है, उन लोगों को प्रतिवर्ष कितना? 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अनुसूचित क्षेत्र में बैगा, गुनिया, माझी, इन लोग को भी दिया जाएगा। वनोपज संग्रह करने वालों को भी दिया जाएगा। कितना? 10,000। भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है। ये योजना चालू हुई 20 जनवरी, कब? 20 जनवरी 2015 से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नियत निर्लार योजना की घोषणा कब की गई? बताइए। नियत निर्लार योजना की घोषणा की गई 15 फरवरी, कब? 15 फरवरी 2024 में। नियत निर्लार का होता है आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव। यही मेरे से गलती हुआ था, योर गुड विलेज। और इसके अंतर्गत गांव में कैंप लगाए जाएंगे और उस कैंप के 10 किलोमीटर परिधि में आने वाले गांव में सरकारी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। 5 किलोमीटर था, आपके द्वारा बताया गया, बढ़ा के 10 किलोमीटर किया गया। तो कब से चालू हुआ है नियत निर्लार? 15 फरवरी 2024 से। चलिए, अगला क्वेश्चन, श्रद्धांजलि योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। श्रद्धांजलि योजना, श्रद्धांजलि कब देते हैं जी? मरने के बाद। तो योजना भी किससे संबंधित है? मृत्यु से, है ना। अगर कौन आर्थिक सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव का होता है? हाँ। श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत अगर कमाऊ आदमी मर जाता है तो उसको पैसा देते हैं अंतिम संस्कार के लिए 2,000 रुपए। ये पैसा दिलाने का उत्तरदायी सरपंच और सचिव का होगा, बिल्कुल। इसके तहत पात्र कौन होंगे? इसके तहत पात्र ग्रामीण क्षेत्र के परिवार जो स्वतः शामिल सूचकांक 2000 शामिल में है, वो पात्र होंगे, ठीक है। इसमें आर्थिक सहायता केंद्र नहीं रे भैया, राज्य सरकार दिलाती है। यही गलत हो गया। आर्थिक सहायता कौन देगी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार पैसा किसको देगी? जिला पंचायत को। और जिला पंचायत से 2,000 रुपए दिलाने की जिम्मेदारी किसकी? सरपंच और सचिव की। योजना प्रारंभ हुई है 2016 जुलाई में। कब? 2016 जुलाई में श्रद्धांजलि योजना। पूरा योजना एक बार में कंप्लीट। तो इसमें गलत क्या है? गलत है ऑप्शन सी, पैसा देती है राज्य सरकार। किसको पैसा देती है? राज्य सरकार। किसको? जिला पंचायत को। जिला पंचायत से पैसा कौन दिलाएगा? सरपंच और सचिव। चलो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका संचालन जनपद पंचायत स्तर पर होता है, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद बोल दिया है ना। स्वामी विवेकानंद बोल दिया है, मतलब युवाओं से ही संबंधित है। चलिए, इसका संचालन जनपद पंचायत, हाँ भैया जनपद पंचायत चलता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 वर्ष, कितना? 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र होंगे। हाँ, इसका उद्देश्य उन युवाओं को राष्ट्रीय विकास में जोड़ना है। भाई नशा मत करो, सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार करो, जागरूकता फैलाओ, ये सब। तो इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में जोड़ना है। सत्य कथन, सभी कथन सत्य है। सर ये क्वेश्चन सरल लग रहा है, हाँ भैया सरल है, लेकिन एग्जाम में नहीं बनता यही, ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। चलिए, ये प्रारंभ कब हुआ? ये 20 जून
20 जून 2013 से प्रारंभ है योजना। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अनुदान राशि सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ठीक है, डेट तो बहुत यूनिक है, 29 फरवरी। डेट क्या है, सॉरी, प्रारंभ 29 जनवरी। हाँ, प्रारंभ है 29 जनवरी, 29 जनवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। जाहिर सी बात है, इसमें सूर्य का नाम हो रहा है, मतलब सोलर ऊर्जा से संबंधित है। इस योजना में क्या किया जाएगा, आपके छत में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और वो पैनल में को लगाने के बाद आपके घर को मुफ्त बिजली मिलेगी, है ना। उसके बाद वो पैनल लगाने में अगर ज्यादा खर्चा आता है तो आपको अनुदान मिलेगा और उसी अनुदान पे यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब सर सोलर ऊर्जा क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि भैया आप जो बिजली बनाते हो ना वो तापीय ऊर्जा है, उसमें बहुत ज्यादा कोयला की जरूरत पड़ती है। कोयला जलाने से क्या होता है, प्रदूषण फैल रहा है, भूमि खोद रहे हो, तो भैया उस चीज को कम करना है तो हमको सोलर ऊर्जा का उपयोग करना है। इसके लिए योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये योजना प्रारंभ हुई 29 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसमें सोलर प्लांट आपके छत पे लगाए जाएंगे, पैनल 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक। अगर आप लगाते हो तो सब्सिडी कितना मिलेगा, अगर 1 किलोवाट का संयंत्र लगाओगे तो 30,000 रुपए माफ कर देगी आपका कौन, सरकार। 2 किलोवाट का संयंत्र लगाओगे तो 60,000 रुपए माफ होगा और 3 किलोवाट का संयंत्र लगाओगे तो 78,000 रुपए सब्सिडी मिलेगा, माफ होगा, सब्सिडी मिलता है। ठीक है, वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, सब्सिडी के तौर पे। तो ये हो गया, तीनों सही है। इसमें क्या है, उपरोक्त तीनों सही है। ये अनुदान आपको याद करना पड़ेगा। 1 किलोवाट में 30, 2 किलोवाट में 60, 3 में 78। और ये योजना में कितना, प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। कितना, प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री। और कब तक, मार्च 2027 तक, मार्च 2027 तक 5 लाख घरों में लगाना है। 5 लाख घरों में लगाने का क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ये सोलर ऊर्जा से संबंधित है। आपके घर में सोलर प्लांट लगेगा जिससे आपको फ्री में बिजली मिलेगी। आपको कोयला जला के बिजली बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। पर संयंत्र महंगा है तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट का कितना, 30,000 तक सब्सिडी मिलेगा। 2 किलोवाट का 60,000 सब्सिडी मिलेगा। 3 किलोवाट का 78,000 सब्सिडी मिलेगा। उपरोक्त तीनों सही है। 2027 तक, मार्च तक 5 लाख घर में लगाना है। प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ठीक है, चालू हुआ है 29 जनवरी 2024 से। लो भाई, योजना खत्म, जय माता दी। चलिए अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई, बताइए। जिला पंचायत विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई, है ना। जिला पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की गई 2016-17 में। जिला पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की गई 2016-17 में। सर जिला पंचायत विकास निधि क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे जिला पंचायत विकास निधि क्या होता है। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको एक फंड मिलता है, उस फंड से वो अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कहीं भी विकास कार्य कर सकते हैं। जैसे सांसद निधि होता है, विधायक निधि होता है, इनको क्या मिलता है, एक फंड मिलता है। सरकार तो विकास कार्य कर रही है, डिपार्टमेंट कर रही है, आपको कहीं लगता है यहां मेरे को करना है तो आप अपने फंड से पैसा निकालिए और लगाइए। तो मान लो कोई जिला पंचायत में अगर कुछ विकास कार्य करना है और वहां अभी सरकार नहीं कर रही है, जरूरी है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष पूरे जिला पंचायत के लिए कहीं भी पैसा खर्चा कर सकता है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी पूरे जिला पंचायत में कहीं भी पैसा खर्चा कर सकता है। जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में अपना पैसा खर्चा करेगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना पैसा मिलता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, ये तीनों को फंड मिलता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलता है इसके तहत 15 लाख रुपए। एक साल में 15 लाख रुपए वो अपने जिला पंचायत के किसी भी क्षेत्र में
विकास कार्य के लिए खर्चा कर सकता है। उपाध्यक्ष को मिलता है 10 लाख रुपए। उपाध्यक्ष को कितना मिलता है? 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष। उपाध्यक्ष भी अपने जिला पंचायत में कहीं भी खर्चा कर सकता है। बेसिकली ये दोनों सदस्य होते हैं तो अपने क्षेत्र में भी खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य को मिलता है 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए में वो अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कहीं भी पैसा खर्चा कर लेगा विकास कार्य के लिए। योजना चालू हुई है 2016-17 से। इस योजना के तहत राज्य सरकार पैसा किसको देगी? राज्य सरकार पैसा देगी सीईओ को, जिला पंचायत सीईओ को, और जिला पंचायत सीईओ इन तीनों को बांटेगा इनका फंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर डी। देखो दोस्तों क्या जबरदस्त डिस्कशन है, पढ़ने में मजा आता है जी। ऐसे ही मतलब ऐसा कि हाँ सर अच्छा लगा। देखिए दो टाइप से अच्छा लगता है, एक जब समझ आ जाता है तब, और एक दिल से अच्छा लगता है जब बहुत ज्यादा समझ आ जाता है तब। अरे इससे तो अब क्वेश्चन आए मैं बना लूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक। वीडियो में 2 क्वेश्चन और बाकी है, ये भी बहुत जबरदस्त टाइप से करेंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन तो लेना जरूरी जी। महतारी वंदन, इसी तो चुनाव जीते हैं हम, है ना। महतारी वंदन योजना की प्रथम किस्त कब जारी की गई? ये क्या है? ये आर्थिक सहायता है, महिलाओं को आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। ठीक है, पहली किस्त जारी की गई मेरे दोस्तों युद्ध वीरों रणबांकुरो 10 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च से हल्ला हुआ, 10 मार्च को पैसा आया। हेलो, फिर वो मुख्यमंत्री जी का कॉल आता है टेप वाला, फिर आप लोग सुनते हो, समझ में आ जाता है हाँ भाई 1000 रुपए आ गया। फिर मैसेज आ जाएगा 1000 रुपए आ गया। पहली किस्त जारी हुई है 10 मार्च को। योजना चालू हुई है 1 मार्च से। कब से? 1 मार्च से योजना लागू हुई, 10 मार्च को पहली किस्त डाल दी गई। चलिए ये हो गया 29 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। महतारी वंदन योजना के पात्रता से संबंधित असत्य कथन है, झूठ क्या है ना। अब महतारी मतलब विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ की क्या है? मूल निवासी है, वो इस योजना में पात्र होगी। और जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाह की आयु मतलब विवाहित महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर आपका 18 साल में शादी हो गया, फॉर्म भरोगे? नहीं भराएगा। 21 साल के हो जाओगे तब फॉर्म भराएगा। तो भैया हितग्राही छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, विवाहित हो, कुंवारे लोग को नहीं मिलेगा, विवाहित हो। उसके बाद जब आप फॉर्म भर रहे हो तो विवाहित होने के साथ आपकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें विवाह जिनका हो चुका है उन लोग भी, जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, इन लोग को भी पैसा मिलेगा। तो भैया यहां बोल रहा है नहीं होंगे। नहीं होंगे नहीं जी, होंगे। तो असत्य है ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला हो, है ना, और शादी होने के बाद, शादीशुदा हो, शादी होने के बाद जब आप फॉर्म भर रहे हो आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी इसके लिए क्या है? पात्र है। ठीक है, पर यहां पे बोल दिया है नहीं है, तो ऑप्शन सी असत्य है। ठीक, ये हो गया आज का जबरदस्त टाइप से क्लास। तो दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई और आबकारी आरक्षक के भी क्लास और कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के संबंध में, इस सीरीज के संबंध में आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लगता है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं जल्दी।